जय हिंद मित्रों, हिस्ट्री बाई एसन में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम विज्ञान उत्कर्ष क्लासेस साइंस जिसमें 200 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर व्याख्या सहित है, जो कि विज्ञान से संबंधित बड़े महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर उपस्थित हैं। ये पहली सीरीज है, इसकी पहला पार्ट है। इसके पार्ट और आएंगे तो जो कि 200 प्रश्नों की सीरीज है। 200 प्रश्न डायरेक्ट हैं, इनडायरेक्ट में लगभग 500-600 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन समूह में बैक्टीरियल रोग दिए गए हैं? तो इसमें देखते हैं, इसमें 20 है, डिप्थीरिया, लेप्रोसी, प्लेग। ये जो है ये बैक्टीरियल रोग हैं। अब इसकी हम व्याख्या देखते हैं, व्याख्या में क्या कैसे है। जीवाणु के द्वारा होने वाली बीमारी टिटनेस, टाइफाइड, टीबी, डिप्थीरिया, प्लेग, कुकर खांसी, निमोनिया, हैजा, हैंसन, कुष्ठ रोग, लेप्रोसी, सिफिलिस, हार्पीज, मेनिंजाइटिस रोग, नेफ्रिटस रोग, ये सब जो है जीवाणु द्वारा हैं। अगला सवाल देखते हैं, अमाशय की अम्लता का उपचार करने के लिए प्रयुक्त अम्ल है, कौन सी है? तो इसमें सी सही है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। व्याख्या है क्या, अमाशय की अम्लता एसिडिटी में HCl की अधिकता के कारण होता है, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी दुर्बल क्षार द्वारा उपचार में प्रयुक्त किया जाता है। क्रेनियन, खोपड़ी का ऊपरी भाग दृढ़तापूर्वक स्थायी रूप से जुड़ी हुई 8 हस्तियों का बना एक बॉक्स होता है, जिसे कपाल अर्थात क्रेनियन कहते हैं। ह्यूमरस, प्रत्येक अग्रपाद के ऊपरी भाग में एक लंबी अस्थि ह्यूमरस तथा नीचे के 2 भाग में 2 लंबी अस्थियां रेडियस व अल्ना होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एफ्लाटॉक्सिन नामक खाद्य विषाक्तता किसके कारण होती है? तो इसमें से सही है, कवक के कारण होती है। अब इसकी हम व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में क्या है, एस्परजिलस नामक कवक के कारण एफ्लाटॉक्सिन नामक खाद्य विषाक्तता होती है। यह मूंगफली, मक्का, ज्वार, चावल, गेहूं, चावल आदि के गीले अवस्था में भंडारण से उत्पन्न होती है। यह विषाक्त पदार्थ यकृत को भारी क्षत पहुंचाता है। इसकी जटिलता यकृत कैंसर भी उत्पन्न कर देती है। अगला सवाल देखते हैं, किसी व्यक्ति में दृष्टि वैषम्य किसके कारण होता है? तो इसमें देखते हैं, इसमें डी सही है, नेत्र गोलकों में अत्यधिक तरल दबाव के कारण। अब इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या है, दृष्टि वैषम्य एस्टिग्मेटिज्म रोग में अपवर्तन दोषपूर्ण होने के कारण प्रकाश की किरणें रेटिना पर एक बिंदु पर केंद्रित नहीं हो पाती है। इस रोग में नेत्र गोलकों में तरल का अत्यधिक दबाव हो जाता है। इस दशा में लेंस की उत्तलता अनियमित हो जाती है तथा इसके वक्रों में परिवर्तन आ जाता है। उपचार के लिए रोगी को वक्र परिवर्तन के लिए पूरक लेंस वाला चश्मा दिया जाता है। अगला सवाल देखते हैं, प्रयोगशाला में सिल्वर नाइट्रेट विलियम को भूरे रंग की बोतलों में रखा जाता है, क्योंकि इसमें भी सही है, भूरी बोतलें प्रकाश के प्रवाह को अपने अंदर आने से रोकती हैं। तो इसकी हम व्याख्या देखते हैं, सिल्वर नाइट्रेट को लूनार कास्टिक भी कहा जाता है। AgNO3 या श्वेत क्रिस्टलीय ठोस है, जिसे रंगीन बोतलों में रखा जाता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित हो जाता है। भूरी बोतलें प्रकाश के प्रवाह को अपने अंदर आने से रोकती हैं। सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में AG विद्युत के लेपन में, अंगुली पर वोटर निशान बनाने के लिए स्याही के रूप में किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट का ये भी पूछा गया कई बार कि चुनाव में उंगली पर जो निशान लगाए जाते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं? तो सिल्वर नाइट्रेट के बने होते हैं। अगला सवाल देखते हैं हम, जब कोई व्यक्ति इंद्रधनुष देखता है तब सूर्य की स्थिति व्यक्ति के संदर्भ में होती है। तो ये व्यक्ति के पीठ पीछे होती है।
इसकी हम व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या है? इंद्रधनुष परावर्तन, अपवर्तन व पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। वर्षा के बाद वर्षा की बूंदों पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तब प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन व पूर्ण आंतरिक परावर्तन के परिणाम स्वरूप इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष लाल, नारंगी, पीले, हरे, आसमानी, नीले व बैंगनी रंगों का एक वृत्ताकार वक्र बनाता है। जब कोई व्यक्ति इंद्रधनुष देख रहा होता है तो इसका तात्पर्य यह है कि सूर्य उसकी पीठ के पीछे की दिशा में है। अगला सवाल देखते हैं। यदि आपसे किसी भली भांति प्रकाशित पेंटिंग के प्रतिबिंब को दीवार पर प्रक्षेपित करने के लिए कहा जाए तो आप इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित प्रकाशीय युक्तियों में से किसे चुनेंगे? तो इसमें भी सही है, उत्तल लेंस को चुनेंगे। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। उत्तल लेंस के द्वारा प्रकाशित पेंटिंग के प्रतिबिंब को दीवार पर प्रक्षेपित कर सकते हैं। दोनों ओर से उभरी हुई सतहों से घिरे पारदर्शी माध्यम को उत्तल लेंस कहते हैं। यह आपतित प्रकाश किरणों को अभिसारित करता है। अगला सवाल देखते हैं। एक 5 ग्राम वाले पंख और एक 10 ग्राम भार वाली कील, दोनों में समान गतिज ऊर्जा है। दोनों वस्तुओं के संवेग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें ए सही है, भारी वस्तु में अधिक संवेग होगा। तो इसकी ये व्याख्या है। तो इसको हम अगला सवाल देखते हैं। विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए उपयोग में लाए जाने वाले सोल्डर हैं, किस चीज़ के हैं ये पूछा गया है। तो इसमें सी सही है, टीना एवं सीसा एवं टिन की मिश्र धातु होती है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। विद्युत तारों को आपस में जोड़ने हेतु प्रयुक्त मिश्रण को सोल्डर कहते हैं। सोल्डर सीसा एवं टिन की मिश्र धातु होती है। सोल्डर के लिए शीशे तथा टिन की मिश्र धातु का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका गलनांक निम्न होता है। इसका गलनांक जो होता है निम्न होता है। अगला सवाल देखते हैं। रुधिर में ग्लूकोज की कितनी निश्चित मात्रा होती है? तो इसमें देखते हैं, इसमें भी सही है, 90 से 160 mg प्रति BL। तो इसकी हम व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में क्या कैसे है? रुधिर में ग्लूकोज की एक निश्चित मात्रा 90 से 170 mg प्रति BL होती है, सदैव होती है। इसलिए इसे रुधिर शर्करा, ब्लड शुगर भी कहते हैं। मुख्यतः ऊर्जा के लिए ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। कारण स्वरूप ग्लूकोज को जीवों का सार्वत्रिक ईंधन पदार्थ कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं। मानव शरीर में कैल्शियम संतुलन तथा अस्थियों में कैल्शियम की मात्रा कौन सी ग्रंथ नियंत्रित करती है? तो इसमें डी सही है, पैराथायरॉयड ग्रंथ। और इसकी हम व्याख्या देखते हैं। थायराइड ग्रंथ की पृष्ठ सतह में धंसी मटर के दानों के बराबर 4 छोटी व गोल रचनाएं हैं। ये ग्रंथियां पैराथार्मोन PTH नामक हार्मोन का स्रावण करती है, जिसे कॉलिप्स हार्मोन्स भी कहते हैं। यह रक्त में कैल्शियम व फास्फेट आयनों की संख्या का नियमन करके होम्योस्टेसिस में महत्वपूर्ण सहयोग देता है। अगला सवाल देखते हैं। इसमें देखते हैं, ये सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। तो इसमें देखिए, ये इससे बीमारी है, किस विषाणु के कारण होता है ये लिखा है। इसमें ए सही है। 2, 3, 4 गलसुआ जो मम्स विषाणु, चेचक, बैरियोला विषाणु, खसरा, पैलिनोसा मार्बिलोरम और छोटी माता जो है वार्सिसेला विषाणु के कारण होती है। इसमें ए सही है। अब इसकी व्याख्या नीचे दी गई है, तो व्याख्या को हम देख लेते हैं। गलसुआ यह लार गंध को प्रभावित करने वाला मम्स विषाणु जनित रोग है। इसका संक्रमण रोगी के लार से होता है। चेचक यह रोग बैरियोला विषाणु द्वारा फैलता है। यह रोग वायु द्वारा या सीधे रोगी के संपर्क द्वारा प्रसारित होता है। खसरा यह रोग पैलिनोसा मार्बिलोरम नामक विषाणु के संक्रमण से होता है। यह रोग सामान्यतः बच्चों में पाया जाता है।
छोटी मादा। यह रोग बैरसेला विषाणु की उपजात द्वारा फैलता है। यह रोग रोगी के श्वास या छींकों द्वारा प्रसारित होता है। यह है व्याख्या, मोस्ट है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हम देखते हैं, जैव ईंधन किस पदार्थ के बीज से प्राप्त होता है? तो इसमें बीज सही है जट्रोफा के। तो इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। जट्रोफा यूफोर्बिएसी कुल का पादप है जो अर्धशुष्क क्षेत्रों भारत, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और कैरेबियन में उगता है। इनके बीजों में तेल की लगभग 35 से 40% मात्रा होती है। इससे प्राप्त तेल का ज्वलन ताप अधिक होने के कारण यह बहुत सुरक्षित होता है। 1.05 किलोग्राम जट्रोफा से 1 किलोग्राम जैव ईंधन प्राप्त किया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अग्निशमन यंत्र में बोतल में रखे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ निम्नलिखित में से किसका सांद्र विलयन रखा जाता है? तो इसमें से सोडियम बाइकार्बोनेट का। इसकी अब हम व्याख्या देख लेते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का सांद्र विलयन अग्निशमन यंत्र की बोतल में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रखा जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा, कुकिंग सोडा और ब्रेड सोडा के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है, परमाणु भट्ठी में कौन सा ईंधन प्रयोग किया जाता है? तो इसमें से सही है यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। तो इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। परमाणु भट्ठी से तात्पर्य उस युक्त या भट्ठी से है जिसमें रेडियो सक्रिय तत्व जैसे यूरेनियम U-235 आदि की नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया द्वारा नाभिकीय ऊर्जा को उत्पन्न किया जाता है। शीतलक परमाणु रिएक्टर से ऊष्मा को बाहर निकालने के लिए काम में लिए जाने वाला पदार्थ शीतलक कहलाता है। शीतलक के उदाहरण है द्रव NaCO2, गैस H2O या D2O। मंदक ऐसे पदार्थ जो न्यूट्रॉन की गति को धीमा कर देते हैं मंदन कहलाते हैं। परमाणु भट्ठी में मंदक के रूप में मुख्य रूप से ग्रेफाइट अथवा भारी जल का मंद के रूप में उपयोग किया जाता है। नियंत्रक क्षणों के रूप में बोरान अथवा कैडमियम की क्षणिक काम में ली जाती है। अगला सवाल है, फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक है कौन सा है? इसमें से सही है सिल्वर ब्रोमाइड। अगला सवाल देखते हैं। इसकी व्याख्या जो है पहले देख लेते हैं हम। फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। फिल्म पर प्रकाश पड़ने पर सिल्वर ब्रोमाइड सिल्वर में बदल जाता है। अब फिल्म को अंधेरे कमरे में ले जाकर एक विशेष प्रकार के घोल डेवलपर में डाल देते हैं जिससे प्रतिबिंब चमकने लगता है। अब इसे जल से धोकर हाइपोविलियन के जलीय घोल में डालकर दिया जाता है जिससे फिल्म पारदर्शी हो जाती है। इसे निगेटिव कहते हैं। इसकी खोज 1874 ईस्वी में जेक जॉनस्टोन एवं W.B. बोल्टन ने की और बाद में चार्ल्स बेनेट ने इसे प्रतिपादित किया। अगला सवाल देखते हैं। दृष्टि दोष निवारण में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें ए सही है लेंसों का उपयोग किया जाता है। इसकी अब हम व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या कैसे है। दृष्टि दोष निवारण हेतु लेंसों के निर्माण में क्राउन कांच एवं फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त आजकल क्वार्ट्ज क्रिस्टल और एक्रिलिक प्लास्टिक का भी लेंस निर्माण में प्रयोग किया जाता है। दो गोलाकार अथवा एक गोलाकार एवं एक समतल पृष्ठों से घिरे हुए अपवर्तन माध्यम को लेंस कहते हैं। लेंस देखिए दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? यहाँ पे लेंस एक उत्तल लेंस है या अवतल लेंस है। अब उत्तल लेंस 4 प्रकार का है, उभयोत्तल, समतलोत्तल, समतलोत्तल। और यहाँ पे अवतल देख ले, उभयो अवतल, समतलो अवतल, उत्तलो अवतल। ये है 4 यहाँ पे देखिए दिया है। ये सब है 4, 3, 7 हैं। अगला सवाल देखते हैं। डायनमो एक मशीन है जिसका क्या कार्य है ये पूछा गया है। तो इसमें डी सही है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं डायनमो का। डायनमो मूल रूप से विद्युत जनरेटर का दूसरा नाम है।
यह एक ऐसा जनरेटर या जनित्र है जो कंप्यूटर के उपयोग से निर्दिष्ट धारा उत्पन्न करता है। डायनमो में घूर्णन करती हुई तारों की कुंडली और चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके यांत्रिक घूर्णन की ऊर्जा को फैराडे के नियम के अनुसार निर्दिष्ट विद्युत धारा में रूपांतरित किया जाता है। तो अगला सवाल है, कंक्रीट की बनी सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना अधिक कठिन है, क्योंकि इसमें सी सही है। पैर व कंक्रीट के मध्य घर्षण की अपेक्षा पैर व बर्फ के मध्य घर्षण कम होता है। तो इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ पे घर्षण बल फ्रिक्शनल फोर्स जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में हो तथा उनके बीच आपेक्षिक गति हो तो दोनों वस्तुओं के संपर्क सतहों के बीच एक बल कार्य करता है जो गति का विरोध करता है। इस बल को घर्षण बल कहते हैं। यह बल वस्तुओं के बीच आणविक अन्योन्य क्रिया के कारण उत्पन्न होता है। खुरदरे तलों के बीच घर्षण बल अधिक एवं चिकने सतहों के बीच कम लगता है। दैनिक जीवन में घर्षण बल के व्यावहारिक उदाहरण है, हम घर्षण के कारण ही चल फिर सकते हैं। मोटरसाइकिल एवं साइकिल, मोटर कार एवं साइकिल के टायरों को खुरदरा घर्षण बल को बढ़ाने के लिए किया जाता है। मोटर कार के ब्रेक घर्षण बल की अनुपस्थित में कार्य नहीं करते हैं। घर्षण बल के कारण ही किसी मशीन के विभिन्न भागों को घुमाना संभव होता है। अगला सवाल देखते हैं, बिलीरुबिन व बिलवर्डिन कहाँ पाए जाते हैं? बिलीरुबिन व बिलवर्डिन कहाँ पाए जाते हैं, ये पूछा गया है। तो इसमें देखते हैं, इसमें पित्तरस में पाए जाते हैं, मोस्ट है, पित्तरस में पाए जाते हैं। अब इसकी हम व्याख्या देखते हैं। बिलीरुबिन व बिलवर्डिन दोनों पित्तवर्णक हैं जो हीमोग्लोबिन के विघटन से बनते हैं। ये उत्सर्जी पदार्थ हैं और अपच भोजन के साथ शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। पित्त हरे पीले रंग का क्षारीय पीएच मान इसका 7.6 से 7.7 तरल है जो भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारीय बना देते हैं। अगला सवाल देखते हैं, एस्केरियासिस रोग का रोग कारक है। तो इसमें सी सही है, एस्केरिस लुम्ब्रिकाइडिस। तो इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या है, एस्केरियासिस रोग एस्केरिस लुब्रिकाइडिस नामक निमेटोड द्वारा होता है। एस्केरिस के अंडे रोगी व्यक्तियों की आंत में उपस्थित होते हैं। फलता पेट में तेज दर्द होता है तथा वृद्धि रुक जाती है। इसके लिए वैयक्तिक और सामाजिक सफाई श्रेष्ठतर उपचार है। टीनिया सोलियम, ये टीनियसिस रोग होता है। बाउचेरिया बैंक्रोफटाई, ये फाइलेरियो रोग इससे होता है। एट्रेपोना प्लीडियम, ये सिफिलिस रोग इससे होता है। ये 3 है। अगला देखते हैं, कृत्रिम रूप से मानव द्वारा निर्मित प्रथम धान्य या अनाज प्रजाति है कौन सा? तो इसमें गोल्डन चावल, गोल्डन राइस, ये मानव द्वारा कृत्रिम रूप से बनाया गया है। तो इसकी व्याख्या हम देखते हैं। कृत्रिम रूप से मानव द्वारा निर्मित प्रथम धान्य प्रजाति ट्रिटिकेल है। ट्रिटिकेल गेहूं व राई के F1 संकर के द्विसूत्र गुणसूत्र द्विगुणन से प्राप्त होता है। रैफनो ब्रेसिका को मूली व पत्ता गोभी के संस्करण से विकसित किया गया है। गोल्डन चावल, यह आनुवंशिक रूपांतरित फसल है जो विटामिन ए से समृद्ध धान है। ट्रिटिकम टर्गिडम, यह गेहूं की चतुर्गुणित प्रजाति है। इसे पास्ता गेहूं या मैकोर्नी गेहूं भी कहा जाता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक ताप सुघट्य है? तो इसमें डी सही है, पीवीसी जो है ये ताप सुघट्य है। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। कुछ प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाते हैं तथा आसानी से मोड़े जा सकते हैं, ताप सुघट्य थर्मोप्लास्टिक कहलाते हैं। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड इसका उदाहरण है। इसका उपयोग बरसातियाँ, बैग, विनाइल फर्श आदि बनाने में किया जाता है। इसकी
और थोड़ा है। रबर एक प्राकृतिक बहुलक है। रबर के गुण जैसे प्रतिरोध व प्रत्यास्थता को सुधारने के लिए सल्फर के साथ गर्म किया जाता है। इसे रबर का वल्कनीकरण कहते हैं। अगला सवाल है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो इसमें ये सही है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इसकी हम व्याख्या देखते हैं। वे रासायनिक अभिक्रियाएँ जिसमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएँ कहलाती हैं। अपघटन, श्वसन, प्राकृतिक गैस का जलना इसके उदाहरण हैं। जबकि वे अभिक्रियाएँ जो ऊष्मा के अवशोषण के साथ होती हैं ऊष्माशोषी अभिक्रियाएँ कहलाती हैं। उदाहरण पाचन। अगला सवाल देखते हैं। आजकल सिरके का मुख्यतः उपयोग रसोई घर में एक सामान पकाने के संघटक के रूप में किया जाता है। यह एक आसानी से उपलब्ध हल्का अम्ल है। इसमें पाया जाता है, क्या पाया जाता है यह पूछा गया है। डी सही है, इसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अब इसकी हम व्याख्या देखते हैं। सिरके के निर्माण में एसिटिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल कार्बनिक अम्ल है। इसके अतिरिक्त खाद्य पदार्थों के प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग में विलायक के रूप में तथा एंटी एसीटोन बनाने के में भी एसिटिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है, सोनार युक्त में किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है? मोस्ट है, तो इसमें भी सही है, पराश्रव्य तरंग का उपयोग किया जाता है। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। सोनार शब्द साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग से बना है। सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसमें जल में स्थित पिंडों की दूरी, शत्रुओं की पनडुब्बी, जल के अंदर जीवों के समुदाय आदि का पता लगाने में पराश्रव्य तरंगों अल्ट्रावायलेट रे का उपयोग किया जाता है। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति अधिक तथा तरंग दैर्घ्य बहुत कम होता है। इसलिए इसका उपयोग समुद्र की गहराई ज्ञात करने तथा जहाज के आदि के अंदर स्थित चट्टानों, घाटियों, डूबे हुए जहाज आदि की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे वुड स्पिरिट भी कहा जाता है? तो इसमें ये सही है, मेथिल एल्कोहल को कहा जाता है। अब इसकी हम व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में क्या दिया, कैसे। मेथिल एल्कोहल या मेथनॉल को वुड स्पिरिट भी कहा जाता है। CH3OH यह रंगहीन द्रव ज्वलनशील व इथेनॉल से भिन्न और मानव के लिए हानिकारक है। अगला सवाल देखते हैं। विद्युत धारा निम्नानुसार प्रवाहित होती है। तो इसमें देखते हैं, इसमें भी सही है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, ये जो भी सही है। अब इसकी हम व्याख्या देखते हैं। विद्युत धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है। इलेक्ट्रॉन सदैव उच्च घनत्व से निम्न घनत्व की ओर बहते हैं। इसी प्रकार सेल की धनात्मक टर्मिनल में ऋणात्मक टर्मिनल की अपेक्षा अधिक विभव होता है। अतः इलेक्ट्रॉन का प्रभाव ऋणात्मक टर्मिनल से धनात्मक टर्मिनल की ओर होता है। इस प्रकार विद्युत धारा ऋणात्मक टर्मिनल से धनात्मक टर्मिनल की ओर बहती है। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किस हार्मोन की अधिकता से एक्रोमेगेली नामक रोग होता है? तो इसमें भी सही है, GH ग्रोथ हार्मोन। GH माने ग्रोथ हार्मोन जिसे कहते हैं। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। व्याख्या, वयस्क अवस्था में GH यानी ग्रोथ हार्मोन्स की अधिकता से एक्रोमेगेली रोग होता है। एक्रोमेगेली रोग में GH की अधिकता से शरीर के किसी अंग की वृद्धि ज़्यादा हो जाती है। बाल्यावस्था में GH हार्मोन्स की कमी से बौना तथा GH हार्मोन्स की अधिकता से भीमकाय जाइगेटिज्म रोग होता है। अगला सवाल देखते हैं। पेशियों की कार्यात्मक इकाई है, तो इसमें सार्कोमियर जो है पेशियों की कार्यात्मक इकाई मोस्ट है। तो इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। सार्कोमियर रेखित पेशियों की कार्यात्मक इकाई है जो शरीर की कंकाली पेशियों को बनाती है। सार्कोमियर एक साथ अनुबद्ध होकर स्वैच्छिक गति में सहायता करते हैं। अगला सवाल देखते हैं।
पानी में बर्फ़ का कितना भाग पानी की सतह से बाहर ऊपर रहता है? तो इसमें सी सही है, 1/10 भाग ये पानी के ऊपर रहता है। तो इसकी व्याख्या हम देखते हैं। बर्फ़ का आयतन पानी से ज़्यादा होता है, इसलिए यह पानी पर तैरती है। तैरते वक्त बर्फ़ लगभग 1/10 भाग पानी से बाहर रहता है। प्याले में रखी बर्फ़ पिघलने पर प्याले के पानी के तल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि बर्फ़ के 2 टुकड़ों को एक साथ मिला दें तो वो एक साथ चिपक जाते हैं। बर्फ़ में नमक मिलाने तो वे एक साथ चिपक जाते हैं। बर्फ़ में नमक मिलाने पर इनका गलनांक बढ़ जाता है। इसे फ्रीजिंग मिक्सचर कहते हैं। इसका उपयोग आइसक्रीम विक्रेता करते हैं। यदि पानी में नमक मिला दिया जाए तो बर्फ़ देर से जमती है। अगला है, किसी द्रव के पृष्ठ तनाव का कारण है सरफेस टेंशन। तो इसमें भी सही है, अणुओं के मध्य संसंजन बल। इसकी व्याख्या हम देखते हैं। किसी द्रव में पृष्ठ तनाव का कारण यह है कि उसके अणुओं के मध्य संसंजक बल कार्य करता है। जिन द्रवों के अणुओं की बची कार्यकारी संसंजन बल अधिक होता है वे बर्तन की दीवार को गीला नहीं करते हैं, जैसे पारा। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित 4 धातुओं में से किसका गलनांक न्यूनतम है? तो इसमें डी सही है, सीजियम। तो इसकी हम व्याख्या देखते हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग तत्वों लिथियम Li, सोडियम Na, पोटेशियम K, रुबिडियम Ru, सीजियम Cs एवं फ्रेंसियम Fr को क्षार धातु कहा जाता है, क्योंकि ये धातुएं जल से अपक्रिया करके क्षारीय प्रकृति के हाइड्रोक्साइडों का निर्माण करती हैं। इसमें सीजियम का गलनांक न्यूनतम होगा, क्योंकि प्रथम वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक बंध दुर्बल होते जाते हैं और गलनांक व क्वथनांक के मान कम होते हैं। अगला देखते हैं। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती, क्योंकि इसमें से सही है, इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र निम्नतम स्थिति में रहता है। अब इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। द्रव्यमान केंद्र वस्तु का वह बिंदु जिस पर उसका सारा द्रव्यमान नियम हो। गुरुत्वाकर्षण बल केवल वस्तु के द्रव्यमान केंद्र पर लगता है। पीसा की झुकी हुई मीनार का द्रव्यमान केंद्र जमीन के नीचे धंसा होता है, इस कारण वह नहीं गिरती है। अगला सवाल, बैरोमीटर में पारा इसलिए काम में लाया जाता है क्योंकि उपयुक्त सभी कारणों से। पारे का घनत्व अधिक होता है। पारा एक चमकदार द्रव है जो कांच की दीवारों से चिपकता नहीं है। पारे का वाष्प दाब साधारण तापमापों पर उपेक्षणीय होता है। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। बैरोमीटर द्वारा वायुदाब मापा जाता है। पारे का घनत्व अधिक होने इसकी कांच की दीवारों पर नहीं चिपकने के कारण बैरोमीटर में पारा काम में लिया जाता है। अगला है, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? उपयुक्त सभी पर। लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट, क्षेत्रफल पर, तापमान पर, ये तीनों पर करता है। तो हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। किसी चालक की प्रतिरोध लंबाई व ताप के अनुक्रमानुपाती व अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी अलिंग गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन आने से होती है? तो इसमें सी सही है, डाउन सिंड्रोम। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है, डाउन सिंड्रोम या मंगोलिज्म से पीड़ित व्यक्ति 47 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जो 21वें जोड़े में एक अतिरिक्त गुणसूत्र के कारण होता है। इस गुणसूत्र असामान्यता का वर्णन सर्वप्रथम लैंगडन डाउन ने वर्ष 1866 में किया था। एक बीमारी में एक अतिरिक्त गुणसूत्र अंडजन की क्रिया में अर्धसूत्री विभाजन के समय त्रुटिवश अंडाणु में आ जाता है। इससे अंडाणु में 23 की बजाय 24 गुणसूत्र होते हैं। टर्नर सिंड्रोम, इसमें महिला में गुणसूत्रों की संख्या 45, 44 प्लस एक्स होती है या केवल एक एक्स गुणसूत्र होता है। एडवर्ड सिंड्रोम में असामान्यता
गुणसूत्र के 18वें जोड़े में एक अतिरिक्त गुणसूत्र जुड़ने से होती है। आगे है थोड़ा भी। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में कोशिकाओं में 46 की अपेक्षा 47, 48 या 49 गुणसूत्र हो सकते हैं। यह अतिरिक्त संख्या एक्स या वाई गुणसूत्र की होती है। अगला सवाल देखते हैं। जब पानी को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन पहले घटता है और बाद में बढ़ता है। तो इसकी हम व्याख्या देखते हैं। जब पानी को 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस बदलने पर ध्वनि का घनत्व ज़्यादा तथा आयतन कम होता है। यदि 4 डिग्री से अधिक किया जाए तो पानी का घनत्व कम होगा तथा आयतन अधिक होगा। अगला है एलईडी का पूर्ण रूप है। तो इसमें लाइट इमिटिंग डायोड, इसमें ये सही है। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी में एक वर्णीय प्रकाश का उपयोग किया जाता है। यह एक विशेष प्रकार का डायोड है जो विद्युत धारा प्रवाहित होने पर प्रकाश उत्सर्जित करने लगता है। यह अर्धचालक पदार्थ का बना होता है। तो अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। तो इसमें से RDS एक विस्फोटक है, ये सही है, बाकी सब गलत है। तो हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव एक विस्फोटक है, RDX जिसे कहते हैं। इसका रासायनिक नाम साइक्लोट्राइमिथाइल ट्राइनाइट्राइमीन है। इस खोज जर्मनी के हाइनिंग ने 1899 में की थी। इसे प्लास्टिक विस्फोटक भी कहते हैं। इसे साइक्लोनाइट USA में हेक्सोजन, जर्मनी में T4, इटली में के नाम से भी जाना जाता है। RDS में प्लास्टिक पदार्थ जैसे पॉलीब्यूटाइन, एक्रिलिक अम्ल मिलाकर प्लास्टिक बॉन्डेड एक्सप्लोसिव बनाया जाता है। RDS की विस्फोटक ऊष्मा 1510 किलो कैलोरी होती है। अगला सवाल देखते हैं। पैराफिन किसका उपोत्पाद है। तो इसमें भी से पेट्रोलियम परिशोधन का। पैराफिन या एल्केन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसकी रासायनिक सक्रियता बहुत ही अल्प होती है। पैराफिन हाइड्रोकार्बन पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और अन्य खनिज तेलों में पाए जाते हैं। मीथेन सबसे सरल संरचना का पैराफिन है जो खान के कोयला गैस दलदल से निकली गैस में पाया जाता है। कुछ पौधों के मोम सदृश अवयवों में भी पैराफिन हाइड्रोकार्बन पाया जाता है। अगला सवाल है पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित है। किस पर आधारित है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। इसमें भी सही है। तो हम इसकी व्याख्या देखते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तन के कारण अपवर्तित किरण रिफ्लेक्टेड रे अविलंब से दूर हटती जाती है। मनुष्य के शरीर के आंतरिक भागों के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त यंत्र को एंडोस्कोपी कहा जाता है। इसमें प्रकाश तंतु की बनी हुई प्रकाश नलिका का उपयोग किया जाता है। इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा आंतरिक अंगों का चित्र प्राप्त किया जाता है। ऑटोस्कोप ये कान के आंतरिक भाग के निरीक्षण के लिए किया जाता है। गैस्ट्रोस्कोप ये पेट के निरीक्षण के लिए किया जाता है। और ब्रोंकोस्कोप गले और फेफड़ों के निरीक्षण के लिए उपयोग किया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। प्रतिदिन 8 घंटे जलाने पर 100 वाट के 10 लैंपों की मासिक खपत होगी। कितनी होगी। इसमें ये सही है 240 मात्रक। तो ये है उसकी व्याख्या। अगला सवाल देखते हैं। जठर रस में होते हैं क्या क्या होते हैं ये पूछा गया है। तो पहले सही पेप्सिन, लाइपेज और रेनिन ये होते हैं तीनों। जठर रस में पेप्सिन, लाइनेज व रेनिन एंजाइम होते हैं। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। लाइपेज एंजाइम वसा का पाचन करता है। रेनिन एंजाइम बच्चों के आमाशय में कैसीन प्रोटीन का पाचन करता है। अगला सवाल देखते हैं। क्या होगा यदि पाचन ग्रंथि को पैराइटल कोशिकाओं का श्रावण एक अवरोधक के कारण बंद हो जाए। तो इसमें ये सही है। HCl श्रावण की अनुपस्थित में निष्क्रिय पेप्सिनोजन
सक्रिय एंजाइम पेप्सिन में नहीं बदलता है। तो इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। पाचन ग्रंथि की पेप्टाइल कोशिका HCl का श्रावण करती है या HCl पाचन क्रिया में सहायक होता है। पेप्सिनोजन एक निष्क्रिय एंजाइम है जिसे HCl द्वारा सक्रिय करके पेप्सिन में बदलता है। अगला सवाल है, शरीर के श्वेत रक्त कणों WBCs का मुख्य कार्य है। तो इसमें देखते हैं, इसमें ऐसा ही रोगों के विरुद्ध शरीर का रक्षण करना। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। शरीर में श्वेत रक्त कणिका दो प्रकार की होती है, एक कणिकामय एक अकणिकामय। WBCs का मुख्य कार्य रोगों के विरुद्ध शरीर की रक्षा करना है, ये रोगों के विरुद्ध शरीर की रक्षा करती है। अगला है, निम्नलिखित में से प्रत्येक की बूंद को 4 अलग अलग स्लाइडों पर रखा गया है, इनमें से कौन सी स्कंदित नहीं होगी। तो इसमें देखते हैं रक्त सीरम, जो इसमें ये सही है, रक्त सीरम जो है स्कंदित नहीं होगी। अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या हम देखते हैं क्या कैसे। व्याख्या है, ब्लड यानी प्लाज्मा प्लस रक्त कणिका, सीरम जब रक्त में फाइब्रिनोजन को हटा दिया जाए तो वह रक्त सीरम कहलाता है। यानी रक्त से जब फाइब्रिनोजन को हटा दिया जाता है तो उसे रक्त सीरम कहते हैं। रक्त सीरम स्कंदित नहीं होगी क्योंकि इसमें फाइब्रिनोजन नहीं है। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बच्चे में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस होने का खतरा होता है। तो इसमें भी सही है, जब माँ RH नेगेटिव तथा RH पॉजिटिव तथा पिता जो है RH पॉजिटिव होता है। तो इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। इसमें पिता RH पॉजिटिव, माता RH नेगेटिव, तो जो उसकी संतान होगी RH पॉजिटिव होगी। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस में मात्रा के गर्भ के बच्चे की RBCs का फटना, यह खतरा तब होता है जब पिता RH पॉजिटिव और माता RH नेगेटिव हो एवं इसके उपचार के लिए रोगन नामक टीका होता है। इसके उपचार के लिए रोगन नामक टीका का इस्तेमाल होता है। अगला सवाल देखते हैं, प्रेसबायोपिया रोग से ग्रसित व्यक्ति का लक्षण है। तो इसमें डी सही है, निकट एवं दूर की वस्तुएं देख नहीं पाता है। तो इसकी व्याख्या है, प्रेसबायोपिया रोग जरा दृष्टि दोष में निकट एवं दूर दोनों वस्तुएं नहीं दिखाई देती। इस दोष में द्विफोक्सी लेंस अवतल एवं उत्तल का उपयोग में लिया जाता है। अगला सवाल है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक व्यक्ति को मार सकती है क्योंकि इसकी निम्नलिखित के साथ बंधुता अत्यधिक उच्च होती है। किसके साथ? तो इसमें ए सही, हीमोग्लोबिन के साथ। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। यदि आयरन की मात्रा अधिक हो जाए तो हीमोग्लोबिन मेट में परिवर्तित हो जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक व्यक्ति को मार सकती है क्योंकि इसकी हीमोग्लोबिन के साथ बंधुता अत्यधिक उच्च होती है। धन्यवाद मित्रों। इसकी अगली वीडियो जो है हम जल्दी ही लोड करेंगे। ये 50 सवाल दे रहे हैं और 51 से अगली वीडियो जल्दी ही लोड होगी। धन्यवाद।